कमाल की कलम में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहा है। एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। इजराइल के हॉस्पिटल पर हमला किया गया है और 47 लोगों के इंजर होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान विल पे अ हेवी प्राइस फॉर दिस हॉस्पिटल स्ट्राइक। इस युद्ध की शुरुआत होती है 13 जून के मॉर्निंग में, जब इजराइल ईरान पर हमले करता है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमले करे जाते हैं इजराइल की तरफ से, जिसमें उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर और उसके मिलिट्री कैंप्स पर निशाने साधे जाते हैं, जिसकी वजह से ईरान के IRGC कमांडर हुसैन सलामी और मोहम्मद बघेरी की मौत हो जाती है और कुछ साइंटिस्ट की भी मौत हो जाती है और कई सारे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला ख़ुमैनी कहते हैं कि ये जानें बर्बाद नहीं जाएंगी। उसके बाद वो उसी दिन यानी 13 जून को शुक्रवार के दिन शाम को ईरान की तरफ से इजराइल पर वापस से हमले कर दिए जाते हैं। 100 ड्रोन्स और 150 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के शहर तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करा जाता है, जिसकी वजह से जो है इजराइल के पास काफ़ी तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। उनके पास आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से इजराइल को कोई खास नुकसान होता नहीं है। लेकिन फिर भी तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया जाता है, तो कुछ मिसाइल्स जा करके वैसे शहरों में टकरा जाती हैं और कुल मिलाकर के 24 लोगों की मौत हो जाती है। जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ का डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है कि जहां गाज़ा में हुए 60,000 मौतों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज सामने आते हैं। यहाँ पर अमेरिका के कई सारे बड़े नेता, इजराइल के कई बड़े नेता सामने आते हैं और उन्होंने इन 24 मौतों पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इन निर्दोषों को मारा गया। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के उन तमाम नेताओं से पूछना चाहिए कि जब गाज़ा में 60,000 मौतें हो रही थी, जब हर रोज़ बम बरसाए जा रहे थे, जब अस्पतालों को गिराए जा रहे थे, जब स्कूलों को तोड़ा जा रहा था, जब छोटे नन्हे बच्चों को मारा जा रहा था, जब किसी की माँ, किसी के भाई, किसी के बहनों को मारा जा रहा था, तब आप क्यों खामोश थे, तब आप क्यों चुप थे? तो ये डबल स्टैंडर्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ के नेताओं का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का देखने को मिला। और अब हम बात करेंगे सैन्य ताकत की, जब हम बात करेंगे पावर्स की, तो जहाँ तक बात करें इजराइल की, तो इजराइल के पास एक काफ़ी तगड़ा मिलिट्री सिस्टम है। जैसे आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम है। 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड, 70 किलोमीटर के डायमीटर में अगर कोई भी दुश्मन अपनी मिसाइल्स को लॉन्च करता है तो अपने तरफ से वो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है और उस मिसाइल को हवा में ही नेस्तनाबूद कर देता है। और ऐसे और भी डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि डेविड सिलिंग, जो कि 15 किलोमीटर के अल्टीट्यूड और 300 किलोमीटर के डायमीटर तक से अगर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को, किसी भी मिसाइल को दागने की कोशिश करी जाएगी तो उन मिसाइल को इंटरसेप्ट करके ये डेविड सिलिंग नाम का जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो अपनी तरफ से मिसाइल को लॉन्च करेगा और उसे हवा में ही मार गिराएगा। और एक एरो सिस्टम नाम का काफ़ी तगड़ा डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, जो कि 2400 किलोमीटर के डायमीटर में अगर किसी भी मिसाइल को लॉन्च करा जाता है तो वो उसे मार गिराएगा। तो ये काफ़ी तगड़े इजराइल के डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इन डिफेंस सिस्टम का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर एक आयरन डोम से एक मिसाइल की कीमत होती है $50,000 और डेविड सिलिंग के एक मिसाइल की कीमत होती है $1 मिलियन से भी ज़्यादा, और एरो सिस्टम के एक मिसाइल की कीमत होती है $2 से $3 मिलियन। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं इजराइल की और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लिमिटेड संख्या में मिसाइल्स होती है, तो अगर दुश्मन देशों की तरफ से बहुत ज़्यादा नंबर्स से के मिसाइल्स दागे जाएंगे, वो अपने जो कैपेसिटी है उसको खो देगा। तो कुछ मिसाइल्स जा कर के इजराइल में गिर जाती हैं, कुछ मिसाइल्स जा कर के इजराइल में हमला बोल देती हैं।
और ये तो पावर्स थे इज़राइल की सिस्टम के। अब हम देखेंगे कि ईरान के पास कौन से पावर्स है। तो मेनली ईरान के पास कुछ प्रॉक्सी पावर्स है, जैसे ईरान के पास गाज़ा में हमास, ईरान के पास लेबनान में हिजबुल्ला, ईरान के पास लीबिया में हाउथीस जैसे प्रॉक्सी पावर्स है। जो इन प्रॉक्सी पावर्स को ईरान मदद करता है, उनको मिसाइल्स देता है, और ये ईरान ये डायरेक्ट प्रेजेंस के बावजूद ये तमाम प्रॉक्सी पावर्स हमास, हिजबुल्ला, हाउथी इज़राइल जैसे देशों में हमले करते हैं। तो इज़राइल जैसे देशों को इन प्रॉक्सी पावर से भी काफ़ी डर लगता है, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त चिंता है, लोगों के दिलों में खौफ है, और उसके बाद भी जो है डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि उनके सुप्रीम लीडर कहाँ रहते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ोमैनी ने कहा कि अगर यूएसए इस लड़ाई में कूदता है तो फिर काफ़ी नुकसान होगा उसको, उसकी भरपाई, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ यूएसए होगा, और फिर इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ यूएसए को झेलना पड़ेगा, और उसका सामना हम बहुत मजबूती के साथ करेंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये भी कहा कि हम किसी भी कितना भी आप हमें डरा दे, धमका दे, हम अपने कदमों को पीछे हटाने वाले नहीं हैं, हम हमेशा अडिग बने रहेंगे, और इन दुश्मन देशों का, ईरान के हिसाब से इन दुश्मन देशों का, इज़राइल जैसे देशों का को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम एक हिस्ट्रिक बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। क्या वास्तव में ये दोनों देश शुरू से दुश्मन रहे हैं या बाद में दुश्मन बने? तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1948 में ये दोनों देश दोस्त हुआ करते थे। ये दोनों देशों के बीच जो है ईरान इज़राइल को काफ़ी ज़्यादा ऑयल में सपोर्ट करता था, तेल का आयात होता था वहाँ, और इज़राइल जो है वो मिलिट्री सपोर्ट और डिफेंस सिस्टम का सपोर्ट ईरान को देता था। लेकिन जब 1948 के टाइम में ये था, जब जो है शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। लेकिन 1979 में जब अयातुल्लाह ख़ोमैनी वो शासन में आए, जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन, इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना होती है ईरान देश में, उसके बाद से ईरान ने इज़राइल को अपना एक दुश्मन घोषित कर दिया, और उसके बाद से इज़राइल भी ईरान को अपने अस्तित्व के लिए ख़तरा माना, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो न्यूक्लियर प्लांट को इस्टेब्लिश कर पाने में सफल हो जाएगा तो ये हम जैसे देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये तमाम तरह की स्थिति बनी हुई है, अभी लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं इज़राइल के पास, ईरान के पास, और इस वक्त की जो करंट सिनेरियो है मैंने उसके बारे में भी बात करा। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि युद्ध तुरंत रुकने वाला है या युद्ध लंबा खींचने वाला है।